एक वीडियो है जो एक रोज से काफ़ी तेज़ी से प्रसारित हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देके एक महिला जो एक साधारण नागरिक है, मुसलमान है, अगर वह अपना पारंपरिक पोशाक पहन कर आती है, उससे छेड़छाड़ करने का अधिकार सार्वजनिक तौर पर आपको कैसे है? मीडिया के लेवल पे, सियासत के लेवल पे जो रिएक्शन एक हम एक्सपेक्ट करते हैं किसी भी एक सिविलाइज सोसाइटी में, वो नहीं देखने को मिला। और मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो एक भरी महफिल में, एक ऐसे पब्लिक फंक्शन में किसी महिला के वस्त्रों को छूने की कोशिश करेगा। और कुछ प्रतिक्रियाएं आपने पढ़ा होगा संजय निषाद का, उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं। अरे वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। और उनका बयान कि भाई कहीं और छू देते तो क्या होता। तो ये जो दोनों घटना हैं, हम चाहे बिहार की घटना देख लें नीतीश कुमार की और उस पर जो प्रतिक्रिया है उसको देख लें, और या फिर बहराइच और दादरी की घटनाओं में जो राज्य की प्रतिक्रिया है, और फिर इस बहराइच की घटना पर भी और इखलाक की हत्या के आरोपियों को मुक्त किए जाने के उत्तर प्रदेश सरकार के आग्रह जो कोर्ट में उसने अर्जी लगाई है, उस पर भी मैंने कोई व्यापक प्रतिक्रिया नहीं देखी। क्लियरली अखलाक के केस में हमलावरों ने वायलेट किया, और जिनका कत्ल हुआ वो उनके घर में, मतलब जिनका घर वायलेट हुआ उन्हीं का कत्ल हुआ। और यहाँ पे जिन्होंने घर की सैंक्टिटी को वायलेट किया वो कोई और थे। मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक बायस तरीके से ये इस मामले को हैंडल किया गया है। नमस्कार, वायर की इस खास बातचीत में मैं अपूर्वानंद और सिद्धार्थ वरदराजन आपके सामने हाजिर हैं। हम दोनों पिछले दिनों हिंदुस्तान में जो कुछ घटनाएं हुई हैं उन पर बात करना चाहते हैं। सिद्धार्थ, जिस चीज़ से मैं बहुत विचलित हुआ एक वीडियो है जो एक रोज़ से काफ़ी तेज़ी से प्रसारित हो रहा है, और वो वीडियो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, जो एक सरकारी कार्यक्रम में एक महिला को, जिन्होंने हिजाब पहन रखा है, उस महिला को कोई सर्टिफिकेट देते समय या शायद नौकरी का सर्टिफिकेट देते समय वे उसका नकाब हटा रहे हैं, और वे नकाब हटा रहे हैं और उनके आसपास खड़े लोग मुस्कुरा भी रहे हैं इस चीज़ को देखकर। और इसे मैंने देखा, उसके बाद की प्रतिक्रियाएं भी मैंने देखी, और ये पाया कि इस पर जो एक प्रकार की वितृष्णा होनी चाहिए थी और मुख्यमंत्री से माफ़ी की मांग की जानी चाहिए थी, बल्कि ये इतनी बड़ी घटना है कि उन्हें शायद खुद सामने आकर माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन एक ढिठाई दिखलाई पड़ रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि भाई वो पिता समान है और ये वो कर सकते हैं। थोड़ा ये अटपटा सा है, लेकिन इसमें क्या हर्ज है, इस तरह के बयान लोग दे रहे हैं, और मुझे इसमें कोई बहुत रोष लोगों के भीतर दिखलाई नहीं पड़ रहा है। तो ये जो एक धीरे धीरे समाज में आदत बढ़ती जा रही है कि आप असभ्यता करें, बदतमीज़ी करें, इसे मैं असभ्यता कहूँगा। एक महिला जो एक साधारण नागरिक है, मुसलमान है, अगर वह अपना पारंपरिक पोशाक पहन कर आती है, उससे छेड़छाड़ करने का अधिकार सार्वजनिक तौर पर आपको कैसे है? और फिर यह तर्क कैसे दिया जा सकता है कि आप पिता समान हैं इसलिए यह कर सकते हैं? ये जो पिता और पुत्र और पुत्री का रिश्ता बनने लगा है, तो इस घटना को हम कैसे देखें, और समाज में यह प्रवृत्ति जो बढ़ रही है इसको हम कैसे देखें? सबसे अहम प्रतिक्रिया अपूर्वानंद जी, मुझे लगता है कि उस महिला की तरफ से आया है। मैं एक पोर्टल में उनका इंटरव्यू पढ़ रहा था, जहाँ पे वो कह रही कि भाई ये जो सारा इंसिडेंट जो हुआ है, इससे इतनी ये निराश हुई है, इतना जो है वो हिल गई हैं कि वो कह रही कि जो फंक्शन का जो मकसद था कि एक सरकारी इदारे में नौकरियां जो हैं वो बांटी जानी थी और उनको चुना गया, तो एक तरह का सर्टिफिकेट उनको मिल रहा था। वो कह रही कि अब मुझे
उस सरकारी नौकरी में कोई रुचि नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। और कुछ परिवार के लोग उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कह रही कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं मतलब एक तरह से भयभीत है, एक तरह से पूरी तरह से मतलब डिमोरलाइज हो गई हैं कि ऐसा एक वाक़या हुआ मुख्यमंत्री के साथ। और इसके साथ साथ जैसे आप कह रहे हैं कि देश भर में समाज के लेवल पे और मीडिया के लेवल पे, सियासत के लेवल पे जो रिएक्शन एक हम एक्सपेक्ट करते हैं किसी भी एक सिविलाइज सोसाइटी में, वो नहीं देखने को मिला। 2 सेकंड के लिए आप ये सोचिए कि नकाब एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये उस मुसलमान औरत का एक तरह से पहचान है, या एक जो है उन्होंने इस चीज़ को अपनाया है। लेकिन लुक एट इट दिस वे कि ये एक महिला के वस्त्र का एक हिस्सा है। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो एक भरी महफिल में, एक ऐसे पब्लिक फंक्शन में किसी महिला के वस्त्र को छूने की कोशिश करेगा। मतलब वो आप और ऐसे वारदात नहीं होते, ऐसे इंसिडेंट्स नहीं होते जहाँ पे कोई किसी ने किसी का दुपट्टा ले लिया, किसी का कुर्ता का वो कपड़ा पकड़ लिया, ऐसा नहीं होता है। कहने का मतलब कि एक महिला की जो उनके जो कपड़े, उनका जो लिबास है, उनके जो कपड़े हैं, ये एक तरह से उनके अंग का हिस्सा माना जाता है। और जिस तरह से आप किसी औरत के अंग को, किसी औरत के शरीर को आप नहीं छू सकते, उसी तरह से आप उनके कपड़ों पे भी ऐसा छेड़खानी नहीं कर सकते। और ये मतलब हर कोई, हर इंसान जानता है, हर बच्चा जानता है ये। और मुख्यमंत्री ऐसा करे, इस पे मुझे लगता है कि मनोवैज्ञानिक इनपुट की ज़रूरत होगी, क्योंकि नीतीश कुमार एक ऐसा नेता नहीं है जिनके बारे में कहा जाता है कि वो एंटी मुस्लिम हैं या कोई ऐसा कम्युनल शख्स हैं। तो या तो मानसिक उनका जो संतुलन है थोड़ा सा बिगड़ गया, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन उन्होंने ये चीज़ वहाँ पे करी और एक हंसी मजाक का एक इशू बन गया। जो लोग उनको थोड़ा सा, जो लोग तनकीद भी कर रहे हैं, जो आलोचना कर रहे हैं, वो भी एक तरह से बहाने बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े पार्टी से जो प्रतिक्रिया मिलनी चाहिए थी, भाजपा, कांग्रेस पार्टी, बाकी जो पार्टीज़ हैं, जिस तरह से उनका रिएक्शन, एक औपचारिक रिएक्शन आना चाहिए था, नहीं देख। कुछ लीडर्स ने ट्वीट किया है, कुछ लीडर्स ने बयान दिए, लेकिन जितना बड़ा इशू ये बनना चाहिए था, ये नहीं बना। और मीडिया में किसी ने मजाक किया कि अगर किसी ने, मैंने ट्वीट पढ़ा कि अगर उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री हैं कश्मीर के, अगर उन्होंने एक स्टेज पे एक हिंदू महिला के साथ कोई ऐसी हरकत की होती, तो आप समझ सकते हैं कि मीडिया में क्या रिएक्शन होता। तो ये डबल स्टैंडर्ड, ये इस बात को माफ़ करना, मुझे लगता है कि बहुत ही मतलब ये सिर्फ वन इंसिडेंट को लेके आप इसको, मतलब ये इतनी चीज़ों को का बयान कर रहा है जो हिंदुस्तान में गलत हो रही है, जो मतलब गलत चीज़ें हो रही हैं हिंदुस्तान में, कि वाकई बहुत ही मैं समझता हूँ कि एक अलार्मिंग सा एक इंसिडेंट ये बन चुका है मेरे दिमाग में। और कुछ प्रतिक्रियाएं आपने पढ़ा होगा संजय निषाद का, उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, और उनका बयान कि भाई कहीं और छू देते तो क्या होता। तो ऐसी मतलब मुझे याद आ रहा है उन नेताओं की, उनका जो बयान जब जैसे कुछ नेता, कुछ साल पहले शायद मुलायम सिंह यादव ने बलात्कारियों के बारे में कोई जोक क्रैक किया कि भाई ये तो सर फिरे बच्चे हैं। मतलब कि गलत एक्टिविटी के लिए जो मतलब, और आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और तमाम ऐसे स्लोगन्स आप चलाते हो। मुसलमान औरत के अधिकार के लिए न जाने कितना प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी कर चुका कि हमने ट्रिपल तलाक को इलीगल कर दिया है, हम सही मायने में मुसलमान औरतों के उत्थान के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो हकीकत सामने आ जाती है। ये एक प्रकार की असभ्यता भी है जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और इसलिए उतनी तीखी प्रतिक्रिया नहीं आई जिसकी आप बात कर रहे हैं, जितनी आनी चाहिए थी। मेरे ख्याल में हम ऐसे उम्मीद कर सकते थे कि अखबारों के संपादकीय लिखे जाएंगे और इस पर टिप्पणी की जाएगी टेलीविज़न चैनल्स में, लेकिन
इस पर कोई टिप्पणी नहीं हुई है मतलब ये खबर महज सोशल मीडिया तक सीमित रही ज़्यादातर, और इसको बहुत गंभीर चर्चा का विषय नहीं बनाया गया। रहा सवाल नीतीश कुमार की दिमागी हालत का, तो उस पर कई वर्षों से कयास आराई चल रही है कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, लेकिन उनकी दिमागी हालत छोड़ दें, उनकी पार्टी के प्रवक्ताओं के बारे में तो वही नहीं कहा जा सकता जो ये जो कृत्य है मुख्यमंत्री का, उस कृत्य के पक्ष में कुछ दलील देने की कोशिश कर रहे हैं और उसको कमतर बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसे ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए, और जो लोग इस पर बात कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं और वो दरअसल एक दुर्भावना भड़काना चाहते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन ये इस बात से भी जुड़ा हुआ है कि पिछले कुछ वर्षों में हिजाब और नकाब को लेकर जिस तरह की सार्वजनिक चर्चा होती रही है, और उसमें अलग अलग प्रसंगों में ये कहा जाता रहा है कि नहीं, मुसलमान औरतों को नकाब से मुक्ति दिलाना एक पवित्र कर्तव्य है जो इस सरकार को करना चाहिए। कर्नाटक के पूरे विवाद को याद कीजिए, और उसके बाद से अलग अलग जगहों पर, और अगर इस तरह की घटना हुई तो आप कल ये देख सकते हैं कि सड़क चलते ही घटना होगी, और हुई भी है पहले, जिसमें लोग अब ये अधिकार अपने ऊपर ले लेंगे कि वो मुसलमान औरतों को नकाब और हिजाब से और बुर्के से आज़ादी दिलाएं। ये जो पूरा एक माहौल बन रहा है भारतवर्ष में, अगर और लड़की हिजाब पहन कर आ रही है तो हिंदू लड़के, मैंने कुछ राज्यों में देखा कि हिंदू लड़के फिर वही कर्नाटक वाला कि वे भगवा शॉल पहन कर आ रहे हैं। ये जो हिंदुओं में एक प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, इसको आप किस प्रकार देख रहे हैं? देखिए, मतलब ये तो कोई भगवा शॉल पहनना चाहता वो पहन ले, मतलब अगर वो आप इस तरह की सो कॉल्ड यूजलेस कंपटीशन में विश्वास करते हैं तो ये मतलब ये एक स्ट्रीट लेवल का पॉलिटिक्स है। लेकिन जो मुझे लगता है कि जो जहर फैलाया गया और शुरुआत जो है फैलाने का काम ये सरकारी आदेशों से होता है। जब सरकारी आदेश के अनुसार किसी लिबास को आप डीलेजिटिमाइज करते हैं, आप कहते हैं कि ये इंडियन नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, और तरह तरह के तर्क भी दिए गए कि पता हम चाहते हैं कि भाई एग्ज़ाम में चीटिंग ना हो, हम चाहते हैं कि भाई सरकारी ऑफिसर सही तरह से किसी की शनाख्त ले ले। मैंने खुद देखा एयरपोर्ट में इसमें कोई मसला ही नहीं है। मतलब पिछले हफ्ते में एयरपोर्ट पे था तो एक मुसलमान दंपत्ति जिसमें औरत जो है वो नकाब पहनी हुई थी, सिक्योरिटी गेट से गुजर रही थी, तो सिक्योरिटी गार्ड के तक पहुंचते ही उन्होंने अपना नकाब उतारा, उन्होंने दस्तावेज चेक, मतलब कि औरत ने अपना नकाब उतारा, सिक्योरिटी गार्ड ने दस्तावेज चेक किए, वो चली गई अंदर। मतलब जो इस पर कोई बड़ा विवाद, कोई बड़ा इशू खड़ा करना कि भाई नकाब कैसे हो सकता है एयरपोर्ट में, सिक्योरिटी थ्रेट है, मतलब ये सरकारी और ख़ास तौर पे भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व पॉलिटिक्स है, इससे ये इस इशू को फैला रहे हैं। और जाहिर है कि कहीं ना कहीं मतलब मैं ज़्यादा स्पेकुलेट नहीं करना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी के दिमाग में क्या, मतलब वो क्या करना चाहते थे, उनके दिमाग में क्या गुजर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं ये आइडिया कि भाई ये नकाब इलिजिटिमेट है और इसके साथ छेड़खानी जो है जायज़ है, ये शायद उनके दिमाग में ये आइडिया बैठ चुका था। हालांकि जैसे हमने कहा कि उनका जो पॉलिटिकल ट्रेजेक्ट्री है वो इस किस्म के पॉलिटिशियन नहीं है जिनके बारे में कहा जाए कि भाई ये गैर एंटी मुस्लिम हैं, कम्युनल हैं या बहुत ज़्यादा कट्टरवाद हिंदू हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जहर जो है वो जाहिर है कि वो उनकी नज़रों में ये नकाब क्या है, इसको अगर हम हटा भी दें तो कौन सा क्या बुरा काम किया। लेकिन इससे में क्योंकि हम सभ्य असभ्य की बात कर रहे हैं, इससे जुड़ा हुआ एक और वीडियो सामने आया था, मतलब 2-3 दिन पुराना है, लेकिन मैंने कल इसको देखा सोशल मीडिया पे, शायद मोहम्मद जुबैर ऑल्ट न्यूज़ ने इसको चलाया। उत्तर प्रदेश के किसी ज़िले का किसी मंदिर के बाहर एक भाई और भाई बहन की जोड़ी जो है वो सैर करने वहाँ पे निकले हैं, और कोई सीनियर पुलिस ऑफिसर वहाँ जाके कहती है कि भाई तुम लोग कौन हो, और फिर कहती है कि मुझे फ़ोन दो, तुम्हारे पिताजी से बात कराओ। और जब फ़ोन पे पिताजी
इस बात को कंफर्म करते हैं कि भाई ये भाई बहन है, तो फिर वो डांटने लगती है कि इनको गार्जियन के साथ क्यों नहीं भेजा, और इनको गार्जियन अकेले जो आपकी लड़कियां घूम रही हैं। तो ये मतलब जब एक औरत पे एक किस्म का एक अपमानजनक बिहेवियर होता है पब्लिक स्टेज पे, तब कोई पुलिस वाला कुछ नहीं बोलता, तब आपके बड़े लीडर कुछ नहीं बोलते, तब भारतीय जनता पार्टी और उनके जो बड़े बड़े नेता हैं वो कुछ नहीं, सब सब सब, सब चुप रहते हैं। और जब एक ऑर्डिनरी जो है एक फैमिली आउटिंग में कोई जा रहा है, पुलिस उनको हरास करता है कल्चर के नाम पे, मोरालिटी के नाम पे, तो आप देख सकते हैं कि ये बड़ा अजीब व गरीब। तो कहने का मतलब कि जो हिंदू है, जो जिसको लगा शायद 5 साल पहले 6 साल पहले जब योगी आदित्यनाथ पहले आए कि भाई रोमियो स्क्वाड से अब लव जिहाद ख़त्म हो जाएगा, मुसलमान जो है ये मतलब दबाव उन पे पड़ेगा, अब वो देख रहा है कि भाई ये जो रोमियो स्क्वाड सरकार ने बना रखा है ये तो हर किसी पे लागू होगा। और तो ये मुझे लगता है कि ये इस किस्म की जो पॉलिटिक्स है, इस किस्म जहाँ पे आप रिस्ट्रिक्शंस डाल रहे हैं लोगों पे, जहाँ पे आप ये मॉरल पुलिसिंग कर रहे हैं, और जहाँ पे आप एक तरह से एक एंटी मुस्लिम मतलब वायलेशन ऑफ अ फिजिकल इंटेग्रिटी, मतलब उनका अपना स्पेस है, इसको आप जायज़ ठहराने, तो ये सारी चीज़ें होंगी। इसमें एक और चीज़ है जो इसके पहले से मुझे दिखलाई पड़ रही है, वह यह है कि मुसलमानों की पारंपरिक पोशाक सिर्फ यह नहीं, बल्कि अक्सर अपमानजनक तरीके से कहा जाता है कि आप जालीदार टोपी वाले आ गए, छेद वाली टोपी वाले आ गए। तो अगर मुसलमान टोपी पहने या दाढ़ी रखें या मुसलमान औरत हिजाब लगाए, तो इसको तो प्रतिक्रियावादी कहा जाता है और इसको कहा जाता है पिछड़ेपन की निशानी है और उनको मुक्त किया जाना है। लेकिन दूसरी तरफ हिंदुओं को पारंपरिक होने के लिए कहा जाता है कि उनको पारंपरिक होना चाहिए, ट्रेडिशनल होना चाहिए। तो यह जो दोमुहापन है, इस दोमुहापन की एक दूसरी मिसाल है, और वह मिसाल दिखलाई पड़ती है 2 मामलों से जो उत्तर प्रदेश का ही है। दोनों ही मामले उत्तर प्रदेश के हैं और वो ज़्यादा गंभीर हैं। एक है पिछले वर्ष बहराइच में एक घटना हुई थी, आपको याद होगा, जिसमें एक उग्र हिंदू भीड़ मुसलमानों के मोहल्ले से, गली से गुजर रही थी और एक मुसलमान के घर पर उसने हमला कर दिया, और उनमें से एक आदमी वहाँ घुस गया और घुसकर उसने उस मकान की रेलिंग तोड़ दी और उस पर जो अलम लगा हुआ था, धार्मिक झंडा, उसको नोच कर फेंक दिया, और उस वक्त गोली चली और वो मारा गया। 1 साल के भीतर वहाँ की अदालत ने फैसला सुना दिया सजाए मौत का, और जो फैसला सुनाया उसमें मनुस्मृति का हवाला दिया गया और मनुस्मृति की राजा को क्या करना चाहिए शांति रखने के लिए, वगैरह वगैरह। और इस एक घटना को कहा गया कि यह समाज में आतंक फैलाने वाली घटना थी, और उसकी पूरी परिस्थिति का ध्यान नहीं रखा गया कि आप किसी के घर में घुसकर हमला कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं और एक तरह से उस पूरे घर के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। क्या उसको सुरक्षा का अधिकार है या नहीं, या गोली किन परिस्थितियों में चली, कैसे चली, इसका ध्यान न रख के उसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मानकर आप फांसी की सज़ा सुना रहे हैं, और उसके लिए तर्क मनुस्मृति के आधार पर दिया जा रहा है। तो एक घटना यह है, और ठीक उसी के आसपास की घटना है मोहम्मद इखलाक की, जो 2015 में दादरी में जिनके घर घुसकर और खींच कर निकाल के भीड़ ने मार डाला था, कि घर में बीफ है, हाँ बीफ है, यह कह के मार डाला गया था। अब उत्तर प्रदेश सरकार अदालत के पास यह कहने के लिए गई है कि भाई इनको आप रिहा कर दें, क्योंकि इनकी कोई दुश्मनी नहीं थी अखलाक से और इनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है, और इनको रिहा किया जाना सामाजिक सौहार्द के लिए बहुत ही आवश्यक है, सामाजिक शांति और सौहार्द के लिए। तो एक तरफ अगर यही तर्क हम लें तो बहराइच में भी कोई दुश्मनी नहीं थी, बहराइच में एक सीधा कारण था, आप कह सकते हैं अगर आप पर कोई हमला कर दे तो आपको आत्मरक्षा का अधिकार है, तो वहाँ तो एक कारण मौजूद है जो दादरी में बिल्कुल नहीं है। दादरी में आप सीधे जाकर हमला करते हैं, खींचकर किसी को घर से निकालते हैं, मार डालते हैं। लेकिन वहाँ कहा जा रहा है कि हत्यारों को या हत्या के अभियुक्तों को शांति बनाए रखने के लिए मुक्त कर देना चाहिए ताकि सामाजिक सौहार्द बना रहे। तो ये दोमुहापन अब हमारे
प्रशासन में, राज्य में और समाज में, दोनों में ही आ गया है। और ये दो मुहापन कहाँ शुरू होता है? आप देखिए, दादरी घटना जो है किस साल की है? ये शायद 2015 की 15 की घटना है। 2015 से लेके आज तक 2025 10 साल गुजर चुके हैं, मुकदमा भी स्टार्ट नहीं हुआ, कोई कन्विक्ट भी नहीं हुआ है। और जो बहराइच वाली वारदात है, बहराइच वाली, राइट, मतलब उसमें ये घटना है 2024 की, और एक साल के अंदर जो है फैसला हो गया, पूरा मुकदमा और फैसला निकलता है सजाए मौत का। तो मतलब इसी में आप डबल स्टैंडर्ड देख सकते हैं कि भाई जहां, और मैं स्पष्ट शब्दों में कह सकता हूं कि भाई क्योंकि हमलावर जो है वो हिंदुत्व आइडियोलॉजी से प्रेरित थे, और पूरा जो एक माहौल हिंदुत्व पार्टियों ने खड़ा कर रखा है गौ रक्षा को लेके, बीफ को लेके, उससे उत्तेजित होकर उन्होंने जाके एक मुसलमान के घर पे हमला किया, एक मुसलमान का कत्ल किया। तो इतनी गंभीरता से आपका जो प्रशासन है, जो लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम है, इसको नहीं लेता। लेकिन बहराइच में क्योंकि वहाँ पे एक हिंदू युवक मारा गया और जो गोली चलाने वाला मुसलमान था, तो इसको एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर, फास्ट ट्रैक वगैरह करके, तो ये पहला सवाल तो हमको पूछना चाहिए कि भाई एक क्राइम को हल्के से क्यों लिया जा रहा है, दूसरे क्राइम को गंभीरता से क्यों लिया जा रहा है। तो ये खुद मुझे लगता है कि अगर कोई मनुस्मृति की बात कर, मनुस्मृति खैर मतलब उससे मतलब जैसे राजधर्म का अक्सर बात किया जाता है, और आपको याद होगा 2002 में जब अटल बिहारी वाजपेयी गुजरात गए, तो नरेंद्र मोदी के हाजिरी में उन्होंने कहा कि भाई राजधर्म के बारे में हमेशा पूछा जाता है, तो राजधर्म का पालन होना चाहिए। और राजधर्म का मतलब है कि जो राजा है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो प्रजा के बीच में फ़र्क नहीं करेगा, भेद नहीं करेगा, ना संप्रदाय के आधार पर, ना जाति के आधार पे, वगैरह वगैरह। और फिर नरेंद्र मोदी जो है चुपचाप बोलते हैं कि हम भी तो वही कर रहे हैं, और बात वहाँ ख़त्म हो जाती है। लेकिन वो जो फॉर्मूला है राजधर्म का, पता नहीं मनुस्मृति का कौन सा अंश उन्होंने कोट किया, लेकिन अब अगर हम राजधर्म की बात करें तो ये कहाँ का राजधर्म हुआ कि जहाँ एक अखलाक जो है, क्योंकि उनका संप्रदाय अलग है, उनका धर्म अलग है, तो ट्रीटमेंट अलग हो रहा है वहाँ पे, और यहाँ पे कुछ और हो रहा है। और दूसरी बात कि ये जो, हालांकि दोनों घटनाएं, जैसा मैंने कहा कि दोनों में हत्या हो रही है, लेकिन एक में एक व्यक्ति के घर में घुसकर आप उसे घसीट कर निकाल कर मार रहे हैं, दूसरे में आप खुद हमला कर रहे हैं एक घर पे, और जिसके घर पे हमला कर रहे हैं ऐसा कहा जाता है कि उनमें से किसी ने आपको प्रतिक्रिया में मार दिया। तो दोनों बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं इस पहलू पे भी आ रहा हूँ। मतलब कि जो सैंक्टिटी ऑफ होम है, क्लियरली अखलाक के केस में हमलावरों ने वायलेट किया, और जिनका कत्ल हुआ वो उनके घर में, मतलब जिनका घर वायलेट हुआ उन्हीं का कत्ल हुआ। और यहाँ पे जिन्होंने घर की सैंक्टिटी को वायलेट किया वो कोई और थे, और घर की रक्षा के लिए जिन्होंने गोली फायरिंग, मतलब मैं उसमें कानूनी नहीं जाना चाहता कि सेल्फ डिफेंस है, कितना है, नहीं है, वो सारी डिटेल्स हमको नहीं पता, फोर्स सही था, एक्सेसिव फोर्स था। लेकिन ये पहली दफ़ा नहीं है। मुझे याद है 2002 गुजरात दंगों के दौरान भी कई ऐसे मुसलमान गिरफ्तार हुए, उन पे मुकदमे चले, जिन्होंने अपनी रक्षा के लिए, और वहाँ पे इतना भयभीत, इतना ख़तरनाक जो राइटिंग वहाँ पे हुई, जहाँ पे 1200 से अधिक लोग मारे गए, वहाँ पे अपनी रक्षा के लिए जिनके पास बंदूक लाइसेंस गन्स थे, उन्होंने फायरिंग चलाई और अटैकर्स कहीं कहीं मारे गए। वहाँ पे भी केसेस दर्ज हुए उनके खिलाफ। तो इसमें याद कर सकते हैं हम जाफरी साहब को, जिन पर यह आरोप लगाया गया कि उनकी हत्या के लिए वही जिम्मेवार हैं, क्योंकि उन्होंने गोली चलाई थी। गुलबर्ग सोसाइटी को घेर लिया गया था और हसन जाफरी साहब ने गोली चलाई। ऐसा कहा जाता है कि यह आरोप उन पर लगाया गया कि उन्होंने भीड़ को प्रोवोक किया गोली चला। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि ये वही जुमला है ना कि भाई ये क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, हम चाहते हैं कि भाई न क्रिया हो न प्रतिक्रिया। ये मोदी साहब का बड़ा फेमस बयान था उस टाइम में कई इंसिडेंट्स को लेके। लेकिन ये मतलब जो आप कह रहे हैं कि भाई किसी के घर में घुस के आप हमला कर रहे हैं और अपनी रक्षा के लिए वो फिर फायरिंग या कोई और तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, उसमें कोई मारा जाता है, तो कहीं से ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर तो नहीं बनता है। मुझे नहीं लगता कि ये एक प्री मेडिटेटेड मर्डर का भी, मैनस्लॉटर का केस बन सकता है,
लेकिन एक प्री मेडिटेटेड मर्डर जो दफ़ा 302 आईपीसी में माना जाता है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक बायस तरीके से ये इस मामले को हैंडल किया गया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अपील में जो है ये वर्डिक्ट कहीं ना कहीं ये चैलेंज किया जाएगा और विदाउट अ डाउट ये जो सज़ाए मौत जो डिक्लेयर किया गया ये तो हटाया जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो और बड़े जो सवाल हैं कि बहराइच शहर में उस घर पे हमला क्यों हुआ, पुलिस कहाँ थी, पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया लोगों के बचाव के लिए, ये सारे सवाल भी मुझे लगता है कि इसके जवाब चाहिए होंगे हमको। तो ये जो दोनों घटना हैं, हम चाहे बिहार की घटना देख लें नीतीश कुमार की और उस पर जो प्रतिक्रिया है उसको देख लें, और या फिर बहराइच और दादरी की घटनाओं में जो राज्य की प्रतिक्रिया है, और फिर इस बहराइच की घटना पर भी और इखलाक की हत्या के आरोपियों को मुक्त किए जाने के उत्तर प्रदेश सरकार के आग्रह जो कोर्ट में उसने अर्जी लगाई है उस पर भी मैंने कोई व्यापक प्रतिक्रिया नहीं देखी। तो राजनीतिक दलों को जिस तरह इस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी या समाज में इस पर जिस प्रकार चर्चा होनी चाहिए थी वह चर्चा नहीं हुई। और हमारे लिए ज़्यादा चिंता का विषय यह होना चाहिए कि एक तरह की असंवेदनशीलता बढ़ती जा रही है, अश्लीलता बढ़ती जा रही है, असभ्यता बढ़ती जा रही है और न्याय का ख्याल ही हमारे दिमाग से गुम हो रहा है। और हम ये सोच रहे हैं कि नहीं, न्याय को दो तरह के लोगों के लिए दो तरह से न्याय किया जा सकता है, हिंदुओं के लिए वो अलग होगा और मुसलमानों के लिए अलग होगा। और यह पूरी तरह से मनुस्मृति एक दूसरे ढंग से लागू हो रही है, जिसमें मनुस्मृति में ब्राह्मणों को पूरी तरह से मुक्त किया गया था। अगर वो हत्या कर देते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वे दंडित नहीं किए जाएंगे, लेकिन यदि शूद्र करता है, किसी भी कारण से करता हो, तो वह ज़रूर उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो मनुस्मृति लागू हो रही है भारत में, लेकिन अब वह मुसलमानों पर लागू हो रही है। और इस बात को हम सारे लोगों को ध्यान में रखना चाहिए और विचार करना चाहिए कि एक समाज के तौर पर हम किस तरफ जा रहे हैं। विशेषकर हिंदू समाज को इस पर विचार करने की ज़रूरत है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी ये बातचीत देखी। सिद्धार्थ, आपका भी।